किशनगढ़ की सुबह रोज की तरह हुई थी। सुबह के 5 बजे सूरज के उगते ही भाग्या के तीनों सपूत नील, नितिन, मुकेश हाथों में पूजा की थाली लिए गांव के शिव मंदिर जा रहे थे। अरे तुम देखना, ये तो हमने सुबह सुबह मंदिर दाना तुलू दिया है ना। अरे भोलेनाथ इतने तू तोतल हमारी इतना दलूल पुली तलिंदे। अत्ता बताना पले दात्या, तो पहले मुझे ते पूछो, वो बताया था फिर मैं फिर तुम। तुम दोनों बस होठ हिलाते रहते हो, ये जानकर भी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे अब इनको तमदाते कहते थी, हम कितने बारे में बात कर रहे हैं। तिल पदवान ते तुत और मान लेती दादा दही मान लेते हैं। ती मुतेत भैया तो तुन्ने ती तत्ती मिल जाए। तुम दोनों बिल्कुल नहीं सुधरोगे। जानबूझकर आज मंदिर जाते हुए इतनी बातें कर रहे हो, मुझे तो सुनाई देता नहीं। सब अपने बारे में सोचते हैं। मुकेश की ऐसी बात सुनकर नील, नितिन एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। लेकिन कुछ देर में वो मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां तीनों भगवान भोलेनाथ के सामने अपना माथा टेकते हुए एक साथ बोलते हैं। ए भोलेनाथ, तीर ने ये तो ताव तई मैं भी ताना ताता हूँ। मुतेत भैया की आवाज आदा है। हे भगवान, मेरे भाइयों को तो मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी। कम से कम आप तो मेरी सुन लो। मुझे सुनने की शक्ति दो बाबा, ताकि काली की मीठी आवाज मैं भी सुन सकूं। तीनों अपनी अपनी इच्छा भोलेनाथ के आगे रखकर वापस घर जाने को उठते हैं और जैसे ही उठकर पीछे मुड़ते हैं, आगे मुकेश था, जिसे अपने से कुछ दूर पर एक 5 रुपए का सिक्का गिरा दिखता है और वो जैसे ही उसको उठाने झुकता है, वैसे ही उसकी पतलून फट जाती है। ये देखकर नितिन हंसते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सर पर मंदिर की घंटी आकर लगती है और ये सब देखकर नील हंसते हुए अपने कदमों को पीछे करते हुए कहता है। नील जहाँ खड़े होकर ये सब बोल रहा था, उसी जगह उसके पीछे जलता हुआ दीपक रखा था, जो कि उसकी पतलून को जला देता है। इसका एहसास होते ही नील इधर उधर भागते हुए चिल्लाता है। नील को अपनी जलती हुई पतलून देखकर इधर उधर भागते देखकर नितिन और मुकेश हंसते हैं, लेकिन फिर अपने भाई के पिछवाड़े पर लगी आग को बुझाने के लिए नितिन और मुकेश उसको जमीन पर लेटाकर उसके पिछवाड़े पर दे दनादन लात मारते हैं। बेचारा नील कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर भाग्य आती है और अपने दोनों बेटों को तीसरे को लात मारते देखकर कहती है। आए हाय नालायको, काहे मार रहे हो हमरे नील को? तुम तीनों को तो हमने यहाँ पूजा करने के खातिर भेजा था, ना कि एक दूसरे का खून बहाने। हे भोलेनाथ, हमरे नसीब में काहे ऐसी औलादे लिखी हैं? अले अम्मा तिल ते पितवाले में आग लग गई थी, उसी तो बुधा लेते हम दोनों। अरे अम्मा, नील के पिछवाड़े में आग लग गई थी, उसी को बुझा रहे थे हम दोनों। सुन लिए हैं और दो दो बार काहे दोहरा रहे हो? क्या हाल बना रखा है? एक ने पतलून जलवा ली तो एक की फटी पड़ी है। और नितिन, तुम्हारा माथा काहे सूजा है? मंदिर का घंटा सर में मार लिए हो का? एकदमे नालायक औलाद है। अब उठाओ उसको और घर चलो। पूजा करने आए थे, खुद ही की पूजा करवा कर बैठ गए। भाग्या नितिन और मुकेश के साथ मिलकर नील को घर लेकर जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कृष पंचायत ऑफिस में बैठकर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। दिन ढलने तक कृष पढ़ाई करता है और शाम के समय गुलशन वहाँ आता है और उसको किताबों में घुसा देखकर कहता है। अरे सचिव जी, अब तो आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो ये किताबी कीड़ा बनने की कोनो जरूरत आन पड़ी? अरे सरपंच जी, अगर पढ़ूंगा नहीं तो बढ़ूंगा कैसे? अब सारी जिंदगी किशनगढ़ गांव का सचिव बनकर थोड़ी ना रहना है, और भी दुनियादारी के काम है करने को। वैसे आज तो इतवार है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सचिव जी, अपनी बेटी रज्जो की शादी की बात करने दूसरे गांव गया था, बस दहेज पर आकर मामला अटक गया, तो सोचा कि यहाँ होता चलूं, आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी,
आज के जमाने में और दहेज, आपको पता है ना, ये सब गैर कानूनी है। कृष की बात सुनकर गुलशन को कृष का चेहरा सहरे से सजा दिखाई देता है और वो उससे रज्जो यानी कि उसकी बेटी की शादी करवाने की सोच लेता है और अपने घर चले जाता है। कुछ दिनों बाद कृष ने अपना एग्जाम दे दिया, जिससे उसे बहुत उम्मीदें थी। उसे लग रहा था कि अब वो एग्जाम क्लियर कर लेगा और किशनगढ़ के मसलों से उसे छुटकारा मिलेगा। जिसके बाद दिन बीतते हैं और कृष एग्जाम का रिजल्ट देखकर अपने घर आता है, जहां गुलशन, कान्हा और काली मौजूद थे और कान्हा भागकर उसके पास आता है और उससे कहता है, तो सचिव जी, कैसा गया आपका परिणाम? पास हो गए कि नहीं? क्लियर हो गई आपकी एसएससी? अरे मैंने बहुत तैयारी की थी एग्जाम की। मेरा दोस्त है मोहन, वो कॉलेज में सबसे नालायक था, उसका एग्जाम क्लियर हो गया और मेरा नहीं हुआ। मेरे सब दोस्त सैटरडे संडे क्लब में पार्टी बनाते हैं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ ताकि मैं भविष्य में कुछ कर सकूँ। फिर भी मैं हार गया। कृष ये बोलकर अपने रिजल्ट को फाड़ देता है और गुलशन, कान्हा वहाँ से चले जाते हैं। तभी काली उससे कहती है, हाँ सचिव जी, आप सही बोल रहे हैं। अब आपके पास इस गांव में पड़े रहने और छोटी सी सरकारी नौकरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब आपको सारी जिंदगी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये तुम क्या बोल रही हो काली? सही बोल रही हूँ। चलिए, अब मैं अपनी माँ से मिलने अस्पताल जा रही थी। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपकी बाइक पर छोड़ देंगे। वैसे भी गांव वालों की सेवा करने के अलावा आपके पास कोई काम है भी तो नहीं ना। कृष अपने आंसू पोंछकर उसकी रोनी सूरत के साथ काली की माँ से मिलने अस्पताल जाता है, जहाँ वो उसको कोमा में पड़ा हुआ देखता है और उसको देखकर वो काली से कहता है, काली ये तो... जी हाँ, मैं जानती हूँ ये कोमा में है और कोई नहीं जानता कि इनके कोमा से बाहर आने की कोई उम्मीद है या नहीं। शायद ये कोमा से बाहर आएंगी या फिर... ऐसा क्यों बोल रही हो काली? कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। अब देखिए, वो पूरे 1.5 साल से कोमा में है, लेकिन फिर भी उन्होंने जीने की आस नहीं छोड़ी और उम्मीद नहीं हारी। और आपको देखिए, आपके कुछ साल क्या खराब हो गए, आप तो हार ही मान बैठे। तो हुई ना मेरी माँ आपसे आगे। जिंदगी कई बार हमको गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा काम है हर बार उठ खड़े होना और उसका डटकर सामना करना। काली, तुमने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई है। मैं बस भावना में बह गया था। मैं खुद से ये वादा करता हूँ, जब तक मेरे पास मौका है मैं लड़ता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा। ये हुई ना बात सचिव जी, इसी बात पर मिलाओ हाथ। काली की बातें कृष के दिमाग में घर कर जाती है और वो भी उसकी हिम्मत को देखकर खुद भी हार मानने की नहीं सोचता और अगले दिन से वापस लग जाता है अपनी पढ़ाई की तैयारी में। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक रात काली अपने घर में चैन की नींद सो रही थी और उसकी आंखों में हलचल होती है। उसे दिखता है कि एक लड़का भाग रहा है और उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हैं। काली कोशिश करती है कि लड़के का चेहरा उसे दिखे, पर उसे दिखता है तो बस भागते लड़के के गले का शिव जी का लॉकेट। काली ये सब देखकर घबरा जाती है और अपने बिस्तर से उठकर बैठती है और अपने चेहरे को चुनरी से साफ करते हुए कहती है, ये कौन है? मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा कि मैं उसे बचा पाऊँ। क्या करूँ मैं? इतने दिनों से ये सब सपने आने बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से ये सब। काली की नींद तो टूट चुकी थी और घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। वो नहा धोकर अपने घर को चुटकी बजाकर साफ करती है। अपने घर में बिखरे गंदे कपड़े देखकर वो चुटकी बजाती है और उसके सारे कपड़े अपने आप धुलकर बाहर आंगन में सूखने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और दूसरी ओर कृष उठकर दूध लेने के लिए पतीला लेकर जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर आता है, उसको एक लेटर रखा हुआ मिलता है और उसको उठाकर कृष पढ़ने लगता है। देखिए सचिव जी, ज़्यादा भोले बनने की कोशिश ना कीजिए और ये सरपंच जी की चमचागिरी बंद कर दीजिए। वो क्या है ना, मक्खन रोटी पर ही अच्छा लगता है, और सरपंच जी को लगाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप इस गांव में ज़्यादा समय के मेहमान नहीं रहेंगे। आपका अपना धमकी देने वाला। अरे ये क्या है? मुझे धमकी भरा लेटर कौन लिख सकता है? अब क्या करेगा कृष तू? इतना बोलकर कृष चिंता में घर आ जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता है और खुद से कहता है, क्या करूं इस लेटर के बारे में? वैसे भी ये गांव वाले आधे पागल है। एक काम करता हूँ, काली से मदद ले लेता हूँ। अरे नहीं, सबको ऐसा लगेगा कि कृष खुद कुछ नहीं कर सकता। कैसा सचिव है ये गांव का। इतना बोलकर वो बहुत देर सोचता है और खुद से कहता है, ये हुई ना बात, ये अच्छा आइडिया है।
एक काम कर बेटा क्रिश, अब जो जो यहाँ आए उन सबसे कुछ ना कुछ लिखवा कर देख, फिर जिससे लेटर की लिखावट मैच होगी वही होगा असली धमकी देने वाला। आखिर ये केस अब मैं अकेला ही सुलझा कर रहूंगा। कृष अपनी इस उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि तभी वहाँ पर सीधे पल्लू की साड़ी पहने झुमरी आती है और कृष को कहती है, सचिव जी ऑफिस में है का? अरे प्रधान पत्नी जी आप, अरे आपने कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुला लेते। बताइए कैसे आना हुआ। वो हम आपको ये बताने आए थे कि प्रधान जी की तबीयत थोड़ी नासाज है तो वो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा बताते चले। कहीं वो धमकी भरा लेटर झुमरी जी ने तो नहीं लिखा? वैसे भी मेरे एग्जाम में फेल होने के बाद वो काफी गुस्से में आ गई थी और शायद उनको मेरा प्रधान जी से घुलना मिलना भी पसंद ना हो। आप इस पर झुमरी देवी लिख देंगी? वो क्या है ना कि मुझे झुमरी देवी की स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए शायद मैं एग्जाम में फेल हो गया। अब क्या बताएं आपको सचिव जी, आपको तो बस स्पेलिंग नहीं आती, हमको तो लिखना पढ़ना ही नहीं आता। हाँ, कहीं अंगूठा लगाना हो तो बात करिए। लो कर लो बात, खोदा लेटर और निकला अंगूठा। अरे छोड़िए ना झुमरी जी, मैं सरपंच जी से पूछ लूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं। झुमरी देवी वहाँ से चली जाती है और कृष अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाता है। वहीं काली भी बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पर था, जिसको सोच सोच कर वो परेशान थी। और सोचते हुए वो अपने मन में कहती है, ना जाने वो कौन है, मैं उसे कैसे बचाऊं। काली किसी तरह अपना पूरा दिन काटकर जब पंचायत ऑफिस आती है, तभी उसको वहाँ कृष उदास बैठा नजर आता है और उसको देखकर काली कहती है, क्या बात है सचिव जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? काली से भी लिखवा कर देख लूं क्या? अरे नहीं नहीं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी, क्या पता वो मजाक भी कर रही हो मेरे साथ। अच्छा काली, मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए एक लेटर लिख दो। वो क्या है ना कि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात, लाइए लिख देते हैं। काली कुछ लिखने ही वाली थी कि तभी उसके सामने गौरी आती है और कहती है, तुझे पता भी है सचिव जी तुझ पर शक कर रहे हैं। वो मुझ पर शक क्यों करेंगे, मैंने ऐसा क्या किया? यकीन नहीं होता तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुन ले उसके मन की बात। काली कुछ सुनते उससे पहले ही कृष काली को कॉपी पेन दे देता है और काली से कृष लिखने को कहता है। लिखो काली। आदरणीय प्रधान जी। काली ने इतना लिखा ही था कि तभी कृष उसे रोक देता है और उसके हाथ से कागज कलम को लेकर उससे कहता है, अरे बस बस काली, इतना लिख दिया वही बहुत है। वो मेरे हाथ का दर्द ठीक हो गया, अब तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे पर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाती हूँ। काली चुटकी बजाती है और उसके बाद वो कृष के दिमाग में चल रही सारी बात सुन लेती है, जिसे सुनकर वो खुद से कहती है, तो ये परेशानी है सचिव जी को, इनसे बात करनी चाहिए। सचिव जी। कृष काली की नहीं सुनता और उसे प्यार से ऑफिस से बाहर कर देता है और अब बिना कुछ बोले काली गौरी संग वहाँ से घर आती है। तो वहीं कृष जेब में रखे लेटर से उसकी लिखावट को मिलाते हुए खुद से बोलता है, शुक्र है ये धमकी वाला लेटर काली ने नहीं लिखा। जिसके बाद कृष लंच टाइम पर ऑफिस को बंद करके गांव के घर घर जाता है और सबसे कुछ न कुछ लिखवा कर लिखावट मिलवाने की कोशिश करता है और उसके हाथ निराशा ही लगती है। वो बिरजू के घर जाता है, मनोज के, और तो और वो भाग्या के घर जाकर नील, नितिन, मुकेश तक को नहीं छोड़ता। और नील, नितिन, मुकेश कृष की इस अजीब सी हरकत को देखकर अपना सर खुजाने लगते हैं कि तभी कृष वहाँ से निकलकर एक बड़े से घर के बाहर जाता है, जहाँ उसे कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग खड़े मिलते हैं, जो कि कृष को देखकर उससे कहते हैं, क्यों रे छोरे, ऐसे कैसे बड़ा चला रहा तू? जी वो मैं पंचायत ऑफिस से आया हूँ, आपके हस्ताक्षर चाहिए थे, बस देखना था कि गांव में सब सही चल रहा है कि नहीं। क्यों रे छोरे, अब तने लिख के भी दिखावा है, यही काम रह गया क्या किशनगढ़ वालों को? चल निकल यहाँ से। भाई साहब ये तमीज सिखाई है क्या आपके घर वालों ने? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप मुझ पे ही चढ़े जा रहे हैं। ओ ससुर का नाती, अब तो हमारे को तमीज सिखाएगा, तुम्हारी अम्मा को हमारे फूफा लेकर भागेगा। हो ना हो, इन्हीं ने वो लेटर लिखा है, इनकी बातों से तो साफ पता चल रहा है। ओ गुलशन के चमचे, ये फुसफुसा क्या रहा है? तनिक तेज बोल, या आजकल प्रधान खाना पीना नहीं दे रहा तोहार को। भाई साहब एक तो आप ढंग से बात करिए, और ये बात करते करते कच्छा क्यों पकड़ रहे हो आप? सारा ध्यान भटक रहा है मेरा। और कच्छे पे बेल्ट कौन लगाता है भाई? तो बात ये है कि सुन बे राम गोपाल, यो ससुरा सचिव क्या तुम्हारा दामाद लग गया है जो इस पर बतलाने में इतना समय लगाने लग रहा? डर लो और मारो इसके। ये बोलकर गुंडा कृष को मुक्का मारने ही वाला था कि तभी उसका हाथ हवा में रुक जाता है
ये कैसे रुक गया? क्या हो रहा है ये? तभी कृष की नजर काले सूट में नकाब लगाए एक लड़की पर जाती है जिसके हाथों से रोशनी निकल रही थी। सब गुंडे थम गए थे, जिसके बाद काली अपने हाथों की रोशनी को बंद करती है और सब गुंडों को एक एक करके मारना शुरू करती है। तुम लोग हमारे गांव के सचिव पर हाथ उठाओगे और तुमको लगा मैं ये सब होने दूंगी? आज के बाद अगर किसी ने सचिव जी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर काली उन गुंडों को अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से खूब मारती है और फिर उन दोनों को रोशनी की ताकत से ऊपर उठा देती है। उन्हीं में से एक गुंडा काली से हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे मेरी बहन, मैंने तेरे के बिगाड़ दिया जो बेकार में धोबी घाटी कपड़े की तरह मुझे धोई जा रही है। मैं इस गांव में किसी बेगुनाह के साथ कुछ गलत नहीं होने देती, तो ये तो फिर भी गांव के सचिव हैं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इनको हाथ लगा लोगे? ओ नकाब वाली बहनिया, हमको माफ कर दियो, हम तो बस सचिव को डरा रहे थे। माफी? और तुमको? अरे सचिव जी को मारने की कोशिश करी है तुमने, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। काली उन गुंडों की एक नहीं सुनती और उन दोनों को और ऊपर उठा देती है और डर से दूसरे गुंडे का सुसु निकल जाता है और कृष ये सब होते देखकर कहता है, आप इन सबको छोड़ दीजिए, बेचारे डर गए हैं। कृष की ये बात सुनकर काली उन गुंडों को नीचे उतार देती है और कृष बस उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और जाते हुए एक गुंडा कहता है, ये भैंस की पूछ डर गया होगा तुझसे। मैं नहीं डरा, अभी आता हूँ अपने वीरा को लेकर, वही तुझे बताएगा। गुंडे ये बोलकर भाग जाते हैं और कृष भी अब एकटक बस काली को ही निहार रहा था कि तभी काली उसके पास आकर कहती है, आप ठीक तो है ना सचिव जी? सचिव जी। कृष काली में खोया हुआ था कि तभी काली वहाँ से भाग जाती है और कृष उसे भागते हुए देखकर कहता है, ये भागते हुए भी कितनी सुंदर लग रही है। काश मुझे रोज 2-4 गुंडे पीटने आए और ये सुपर वुमन मुझे बचाने आ जाए। कृष अपने ऑफिस आता है और अपने कामों में लग जाता है। कृष पूरी रात नकाब वाली लड़की के बारे में सोचकर सो नहीं पाता और अपने बिस्तर से उठ जाता है और खुद से कहता है, कौन थी वो लड़की? मेरी जान बचाकर मेरा ही दिल चुरा कर ले गई। ओए क्रिश, तुझे तो प्यार हो गया भाई। तो तू खुद उस लड़की की तरह हिम्मत करके धमकी वालों को जवाब देगा। इतना बोलकर कृष खड़ा होता है और कागज कलम लेकर एक चिट्ठी लिखता है, सुन बे ओ डरपोक, कायर, बुज़दिल, लुटेरे, चोर, तुझे लेटर का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि तू भी लेटर लिखता है। आज के बाद मुझे डराने की कोशिश की ना, कच्छे फाड़ दूंगा तेरे कच्छे। या हूँ मैं सरपंच का चमचा, उखाड़ ले मेरा जो तुझसे उखड़ता हो। मैं तेरी धमकी से नहीं डरता। कृष ये सब लिखकर अपने दरवाजे से नीचे सरका देता है और अगली सुबह जब कृष दूध का पतीला लेकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई लेटर नहीं था और कृष ये देखकर समझ जाता है कि चिट्ठी लेटर लिखकर धमकी देने वाले तक पहुँच गई है। दिन बीतते हैं और एक दिन जब गुलशन और कान्हा व काली कृष के साथ पंचायत ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी वो गुंडे वीरा के साथ वहाँ आते हैं और गुंडा वीरा एक कांच की बोतल को पंचायत ऑफिस के बाहर पटककर अपनी जीप के ऊपर बैठता है और कहता है, रे बाहर आओ रे ससुर के दिनों। रे कौन सी का है रे जिसने हमारे बालकों को परेशान किया? वीरा की आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं और सब देखते हैं कि वीरा नाम के एक गुंडे के साथ एक लंबा और एक मोटा गुंडा खड़ा है और मोटे गुंडे ने आज फिर कच्छे पर बेल्ट लगाई है। तभी उन गुंडों को वहाँ देखकर कान्हा कहता है, कौन है आप लोग और यहाँ क्यों बेकार में शोर कर रहे हैं? और भाई साहब, आप अपने अपने कच्छे के ऊपर बेल्ट क्यों लगाई है? कान्हा ये बोलता है पर कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिसके बाद काली मन में कहती है, अरे बाप रे, अब इनके आगे ऐसे तो मैं कपड़े भी नहीं बदल कर आ सकती। क्या परेशानी है आपको? क्यों आए हैं यहाँ? और ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता है गांव का सरपंच हूँ मैं। गुलशन की बात सुनकर वीरा जीप से उतरकर गुलशन की गिरबान पकड़ने को होता है कि तभी कृष बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्रधान जी के नजदीक जाने की सोचना भी मत। तुम्हारी परेशानी मुझसे है ना, मुझसे बात कर, मुझसे। कृष ये सब बोल ही रहा था कि गुलशन को उसकी बात सुनकर कृष का चेहरा सहरे से सजा नजर आता है और वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, वाह सचिव जी वाह, दिल खुश कर दिया। एक ही दिल था, बहुत बार जीत लिया। बहुत शुक्रिया आपका।
गांव का सरपंच होने के नाते अगर मैं पिट जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। ठीक है, फिर तुझसे परेशानी है हमको, तई बेटे तेरी खाल तारूंगा। ले मुन्ना, अरे कच्छे से बेल्ट तार अपनी, आज इसकी खाल तारूं। वीरा भाई, हम ही बेल्ट ना उतार सकत, वो काहे ना हमने ही बेल्ट फसियाने खातिर नहीं पहनी है। हमारा कच्चा तनिक ढीला है, तो हम तो कहते हैं यहाँ से भाग निकलते हैं, अगर वो आगे तो आफत हो जाएगी। वीरा गुंडे की बात को इग्नोर करके कृष को मारने आगे बढ़ता है। तभी काली चुपके से चुटकी बजाती है और कृष के हाथ अपने आप चलने लगते हैं और कृष वीरा को एक मुक्का मारता है और वीरा दूर जाकर मुक्के से पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। और ये देखकर इस बार दोनों गुंडों का डर से पेशाब निकल जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि जो बंदा अपने घर का छोटा सिलेंडर तक नहीं उठा सकता, उसने 80 किलो के गुंडे को कैसे उठाया। तू क्यों सोच रहा है? प्रधान जी पर हमला होते देखकर आ गई होगी हिम्मत, तो इतना मत सोच। काली ये बोलकर बात को संभाल लेती है और कान्हा और गुलशन वापस ऑफिस के अंदर काम करने चले जाते हैं और काली कृष को कहती है, लगता है सचिव जी किशनगढ़ का पानी लग रहा है आपको। क्या धुलाई की उनकी, किसका कमाल है ये। काली सुपर वुमेन। क्या? अरे मेरा मतलब है काली, कल मैंने एक सुपर वुमेन को देखा जिसके पास बहुत सारी पावर थी। उसके हाथों से ना सितारों जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने क्या धोया है गुंडों को, और जब मैं गिरने लगा ना तो उसने मुझे अपनी बाहों में कुछ नहीं यार काली, तुम भी क्या। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ये कोई मूवी नहीं है जहाँ किसी के पास कोई सुपर पावर हो। और इतना था तो एक बार उस लड़की से बात करते, बोलते उसको कि गांव में और भी लोग हैं जिनको उसकी मदद की जरूरत है। तुम जो बोलो काली, लेकिन अब तो मैं उस लड़की की तलाश करके ही रहूंगा। आखिरकार गांव में लड़कियां है ही कितनी, मैं जल्दी उसे तलाश लूंगा। उसने मेरी जान बचाई है तो शुक्रिया करने के लिए मिलना तो बनता ही है। अच्छा, कौन है, कैसी दिखती है, कोई नाम पता मालूम है क्या? कैसे मिलेगी वो लड़की आपको? उसकी आंखें देखी है ना मैंने, बहुत ही सुंदर थी। मिल जाएगी लड़की भी। आज पहली बार किसी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की है, मुझे अच्छा लगा। काली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कृष अपने हाथों को वैसे ही रखकर गांव के घर घर जाकर उन आँखों को तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वो आँखें यानी नकाब वाली लड़की को कृष तलाश कर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा।